सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। लॉ बाई विपिन चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे कुछ कमेंट्स आए। कमेंट्स तो कोई विशेष नहीं, पर हमारे पास कुछ फॉर्म बच्चों की आई। कुछ बच्चों ने बताया कि सर हमारे जो न्यू एक्ट जोड़े हैं जीएस में, उस जीएस वाले पोर्शंस के न्यू एक्टों को आप कंप्लीट कराइए। बाकी तो हम अपने आप जैसा चल रहा है सब देख ही रहे हैं, लेकिन भाई चलने से काम नहीं चलता, करने से काम होता है। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, जो ये नए 9 एक्ट जुड़े हैं, 9 एक्ट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से इसका परफॉर्मा बनाया है। पहले अधिकार से लेकर 9 अधिकारों तक, मतलब कि पहले एक्ट से लेकर 9 एक्ट तक। 9 के 9 एक्ट बहुत छोटे एक्ट हैं, माइनर एक्ट हैं। उन माइनर एक्टों को अपने सबकॉन्शियस में बिठाना है ताकि हमारी सवाल सही हो। प्रत्येक एक्ट में कम से कम 50 से 100 के बीच में धाराएं हैं, जो धाराएं आपसे पूछी जाएंगी और डायरेक्ट आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे। परंतु उस सवाल आप कब कर पाओगे? उस सवालों को आप तब कर पाओगे, उन सवालों को आप विशेष तौर पर तब समझ पाओगे जब आपने उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ रखा हो। आपकी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब आया, कब बना, कब से लागू हुआ, इसे पता होना चाहिए। इसको किसने बनाया आपको अच्छी पता है, अच्छी तरह से पता है। कोई भी एक्ट, कोई भी अधिनियम हमेशा सरकार बनाती है। सरकार जब भी अधिनियम बनाती है तो उस अधिनियम के अंतर्गत कुछ ना कुछ विशेष अनुरूप लेकर आती है। तो ये जो आपका जो 9 राइट्स बनाए हैं, तो हमारी भारत सरकार के अंतर्गत इन राइट्सों का आयोजन किया गया। प्रत्येक राज्य ने अपने लिए कुछ अपने राज्य की विशेषताओं को देखते हुए, कुछ राज्य की कमियों को देखते हुए, उन विशेषताओं में सुधार करने के लिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए 9 एक्ट जोड़े। जुडिशरी मजिस्ट्रेट की परीक्षा के लिए प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को न्याय करने का अधिकार होता है। तो यदि उसके पास कोई अधिकतर आती है या कोई व्यक्ति आता है, क्योंकि कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जो होता है वो लिख के सीधा भेज देता है न्यायिक अधिकारी को या महानगर मजिस्ट्रेट को, जो कि न्यायिक अधिकारी होते हैं, परंतु उसे उस एक्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इन एक्टों को जोड़ने का मतलब राज्य सरकार का सबसे बड़ा ये है, जितने भी विधि विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जितने भी जिस स्टेट का न्यायिक अधिकारी है उस स्टेट की प्रत्येक चीज का पता होना चाहिए। 9 जो माइनर एक्ट हैं, ये 9 माइनर एक्ट आपको इस तरह से संदर्भित करते हैं कि आप यदि कहीं न्यायिक अधिकारी लगकर अपॉइंट होते हैं तो न्यायिक अधिकारी बनने के बाद आप सारी चीजों को उसी के अनुरूप आप उसे बता सकते हैं। उस पर राइट्स है आपका, आदेश कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं, जस्ट कर सकते हैं। इसीलिए इन 9 एक्टों को उसमें बढ़ाया है। आने वाली एचजीएस जो हाईली जुडिशरी है, उसमें भी परीक्षाओं में इन एक्टों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि छोटा प्रारूप ही बड़ा प्रारूप बनता है। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप बुक्स वगैरह ले लें। इकट्ठी बुक्स आ रही है, छोटी छोटी बुक्स आ रही है, जिसमें आपको अच्छा लगे उसे आप खरीद सकते हो, परंतु मेरी वीडियो के माध्यम से इसे बहुत आसानी तरीके से आप बना दोगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जी इतने एक्टों को जोड़ दिया तो क्यों एक्ट को जोड़ दिया। तो एक्ट जोड़ने से कभी कुछ नहीं होता। फिर भी जीएस से बहुत आसान, जीएस का तो बहुत बड़ा प्रारूप है, वर्ल्ड ज्योग्राफी जोड़ दिया, फलाना डिम, अब ये धाराएं आपको आसानी से याद हो जाती है। जो लोग वास्तविक रूप से मैं एम्बिशन तैयारी करके आया, मैं जस्टिस लॉ में तैयारी करके आया, मुझे नहीं पता आपने जहां तैयारी करी। मैंने तैयारी करने वालों को लोगों को क्लास में यहाँ देखा है, जिनमें लोगों से किसी के बारे में पूछता हूँ। मैंने अभी दुधनाथ पांडे के बारे में पूछा था एक बच्चे से, वो बता ही नहीं पाया। तो भाई सबसे पहले बहुत सारे हैं चीजों को पहले पढ़िए। ये आया तो क्यों आया, पहले नीचे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो लोगों के पास रिवीजन की कमी है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस परीक्षा में, पीसीएस जेईई परीक्षा में थोड़ी क्रैमिंग सिस्टम बहुत जरूरी है। रटंत विद्या जिसकी अच्छी होगी, जो जितने बार पढ़ेगा वो ज्यादा सफल होगा। लोगों ने अलग किताब निकाली, लेकिन पढ़ने से ज्यादा समझना किसी चीज को बहुत जरूरी है। मैं पहले सिविल स्टूडेंट्स रहा, मैं आईएएस का रणार्थी रहा हूँ, और उसमें मेरा सिर्फ सारा चीजों को समझा जाता है, उसके बाद फिर उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। पीसीएस जेईई में हमेशा फैक्ट पूछे जाते हैं। फैक्ट मतलब छोटा, फैक्ट का मतलब समझते हो, अच्छी तरह से समझते हो कि सभी पढ़े लिखे लोग हैं। जो लोग जुडिशरी दे रहे हैं यदि फैक्ट नहीं समझते तो उसका मतलब उनका जुडिशरी देना बेकार है। दूसरी बात, सीधी बात यह है कि जो जितने बार पढ़ेगा, जो जितना समय पढ़ेगा, जो जितना टाइम पढ़ेगा, जो जितना किताब को देगा, वो पेपर उसी का निकलेगा जिसने अच्छी तरह से इन पर बहुत अच्छी तरह से याद कर रखा है, समझ रखा है, जजमेंट को याद, किस धारा में क्या जजमेंट आया, कुछ इसमें केवल फैक्ट पूछे जाते हैं। फैक्ट कौन रटेगा? सबसे पहली बात है किस फैक्ट में कौन सी चीज कहां से किस तरह से प्रेरित हुई है। दिव्यांगजन अधिकार की बात करते हैं। जो पहला अधिकार दिव्यांगजन अधिकार, इसे समझ, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। कुछ लोग ये सोचते होंगे सर जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो कभी आवाज में दिक्कत आती है, तो कभी दिखने में दिक्कत, लेकिन मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ और सिंपलिसिटी में रहने वाला व्यक्ति हूँ और मेहनत में ज्यादा विश्वास करता हूँ। आप इसी बोर्ड से, इसी ब्लैक मार्कर से आप सीख सकते हो, स्मार्ट बोर्ड को ज्यादा अहमियत है।
आप ढेरों वीडियोस देखते होंगे, लेकिन आपके मन में एक बात आती होगी कि सर तो सिंपल बोर्ड में पढ़ाते रहते हैं, लेकिन सिंपल आदमी तो हायर जाता है। स्मार्ट बोर्ड की आदत को खत्म करें और अपने प्रारंभ में आइए और उन चीजों को पढ़िए जो विशेष करके हमें समझने में सही रूप से अनुरूप से आती हैं। जैसे मैं पहले एक्ट को आज शुरू करता हूं, दिव्यांगजन का अधिकार। जैसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये जीएस में काट के इसे आधा जोड़ दिया, मतलब कि 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन 9 माइनर एक्ट में से आएंगे। और पहला जो एक्ट है वो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। तो सबसे पहली बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो किसी भी पेपर को करने से पहले मन में ये होना चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। दूसरा अधिकार, पूरा सिलेबस आपकी समझ में आना चाहिए। सिलेबस को आप अच्छे से समझें, कई बार सिलेबस को पढ़ें, कई बार सिलेबस अपने टेबल पर रखें, उसके बाद तैयारी करने, वरना जीवन में कहीं नंबर नहीं आएगा। सबसे पहले सिलेबस में टॉपिक, कौन सा टॉपिक, उसके बाद आउटसाइडर आपको कुछ नहीं पढ़ना। चलो बात करते हैं पहले माइनर एक्ट की। कौन सा माइनर एक्ट जोड़ा है? तो कहते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016। कुछ लोगों के पास समस्या होती है कि मेरा तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम कुछ नहीं होता। हम भारत के लोग हिंदी बोलना जानते हैं, सीखना जानते हैं। जिसको ऐतराज है वो बताए, मैं दोनों चीजों को बताने की कोशिश करूं। डायग्नोट्स अंडरस्टैंड। जैसे पहला 19 अप्रैल 2017 से, पहले तो ये तो बनाई 2016 में बनाई, उसलिए बना के दिव्यांग लोग परेशान थे, उनकी सुविधा के लिए इसे बनाया गया। दूसरी बात, द राइट ऑफ में इसे पत्र विधि प्रवक्त किया गया 19 अप्रैल 2017 से 19 अप्रैल 2017 से इसे बनाया गया। सेम लागू, दो चीज आती है, बनना अधिनियम और लागू। इसमें क्या बात निकल कर, धारा 2S सबसेक्शन दे रखा है। धारा 2 और S में किसे दिव्यांगजन परिभाषित किया गया है। किसे किया गया है? दिव्यांगजन को डिफाइन किया गया है। क्या किया गया? परिभाषित किया गया। पहली बात, अब यही पूछ लेगा किधर। धारा 2R की बात यदि हम करें, यदि धारा 2R की हम बात करें, तो संज्ञा यदि 2R में हम यदि जोड़ें, इसी आधार पर इन चीजों का अनुमोदन करें, तो धारा 2R में इनके लिए नियम का अनुमोदन किया गया है। नियम व कानून का अनुमोदन है। नियम व कानून का उपबंध है। पहली बात, सरकार ने सोचा कि इनके लिए अलग कानून बनाया जाए, अलग इनके लिए न्यायपालिका बनाई जाए, न्यायपालिका में अलग इनकी फाइल चले। तो इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है, कार्यपालिक अधिकारी, यदि व्यक्तियों को परेशान करता है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो एसडीएम आईएएस पीसीएस होते हैं, देखो आईएएस पीसीएस इस तरह से लिखिए, आईएएस पीसीएस है ना, जितने की सबऑर्डिनेट आईएएस पीसीएस या कोई भी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट इसे लिखते हैं। कार्यपालिका मजिस्ट्रेट इनकी जो शिकायत करता है, शिकायत का करता है शिकायत अधिकारी, शिकायत अधिकारी से, शिकायत अधिकारी। शिकायत अधिकारी कौन होता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकता है, उसे जेएम लिख सकते हैं, न्यायिक अधिकारी लिख लीजिए। न्यायिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी हो सकता है, और न्यायिक अधिकारी के साथ साथ में महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। कौन हो सकता है? महानगर मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। सबसे पहली बात है, ये क्यों कानून बना गया? जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनके गरिमा और सम्मान को रखने के लिए। किसे बना गया? गरिमा व सम्मान रखा जाएगा, गरिमा में सम्मान रखने के लिए। अब इनका अधिकारी कौन होता है जो हर जगह क्षेत्र में सुनता है या महानगर में सुनता है? एक राज्य सरकार या जिला न्यायालय किसी एक व्यक्ति को अगर प्रतिषेध अधिकारी बनाता है जो दिव्यांगों की सुनता है। अगर वो दिव्यांग व्यक्ति उनकी बात से संतुष्ट नहीं होता तो वो जिला स्तर कमेटी पर चला जाता है, जहाँ इसके मेंबर सदस्य होते हैं और एक इसका स्थायी सदस्य होता है, फिर वो इनकी शिकायत सुनता है। लिख सकते हैं इसको राज्य सरकार, मोटी मोटी बात समझ लीजिए, राज्य सरकार या जिला न्यायालय, राज्य सरकार या जिला न्यायालय, राज्य सरकार जिला न्यायालय प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करता है, प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करता है। क्या करता है? नियुक्त करता है।
ध्यान रखेंगे। गरिमा में सम्मान रखने के लिए राज्य सरकार या जिलाधिकारी के प्रति अधिकारी नियुक्त करता है जो उनकी सुनता है, या तो वही का कोई लोकल का अधिकारी जो होगा महानगर वगैरह का, वो उनकी सुनकर सॉर्ट आउट कर देगा। यदि वो उससे संतुष्ट नहीं है तो फिर जिला स्तर समिति पर चले जाते हैं और इनकी सुनवाई करने के लिए यदि इनके साथ कोई मौलिक अधिकार प्रभावित करता है इनके, या फिर इन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, इनका शोषण करता है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट इनके संबंधित अधिकारी को लिख के भेज देता है, उस पर कार्रवाई होती है, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। दूसरी बात, व्यक्ति कार्यपालक मजिस्ट्रेट करता है और दिव्यांग वालों के वाक्य। दूसरी बात, इसमें एक चीज और निकल कर आएगी जो मैं आपको खास बात बता दूं, बहुत आसानी से समझना, भोज पूछ नहीं करना। एक दिव्यांग जो बच्चा होता है, जो डिसेबल्ड होता है, उस व्यक्ति को जो उसके माँ बाप है, चाहे वो बालक है या वो स्त्री है, उसे कोर्ट के आदेश पर ही, न्यायालय के आदेश पर ही अलग किया जा सकता है। ये देखना, इसमें दिव्यांग बच्चे को दिव्यांग पुरुष द्वारा लिखिए, दिव्यांग बालक या स्त्री को न्यायालय द्वारा अलग पृथक किया जा सकता है। पृथक मतलब पृथक किया जा सकता है। दूसरी बात, एक बात और है, इसमें बड़ी खास बात है जो आपको देखने के लिए मिली। दिव्यांग बालक को सक्षम न्यायालय के आदेश पर समूह सरकार गैर संस्थान चलाए जा रहे न्यायालय को आसन स्तर पर राज्य सरकार या जिला न्यायालय द्वारा, राज्य सरकार, जिला न्यायालय लिखिए, न्यायालय द्वारा दिव्यांग व्यक्ति को किसी समुचित सरकार द्वारा स्थापित आश्रम में भेजा जा सकता है, भेजा जाएगा। ऐसा नहीं कहीं भी भेज देगी, उसका एक अधिकारी नियुक्त होकर राज्य सरकार उसे भेजेगी, नियुक्त करेगी, एक जगह होगी, वहां रहने के लिए, इनके खाने के लिए सब कुछ व्यवस्था होगी, और न्यायालय वहां के लिए जहां भी वहां आसपास होगा जो लोकल में, न्यायालय वहां के लिए भेज देता है। दिव्यांग व्यक्ति वहां पास में जा सकते हो, परंतु उसके लिए भी ये है कि जब तक अभिभावक चाहेगा या दिव्यांग व्यक्ति को चाहता है कि मैं अलग रहना चाहता हूँ। दिव्यांग का मतलब है कि एक तरह से अपंग व्यक्ति होता है, ठीक है, चाहे वो बालक है चाहे वो स्त्री है। बहुत ही चीजें हैं, आसानी से समझिए सारी चीजों को, बहुत आसानी से। दूसरी बात, अगला इसमें जो एक बात होती है, यदि सरकारी सेवा, यदि वो गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी सेवा में दिव्यांग होने के बाद भी प्रोन्नति, मतलब उसका प्रमोशन होगा भाई, प्रोन्नति होने के बाद प्रोन्नति और रैंक मिलेंगे, जो जिस रैंक पर होगा सीनियरिटी के हिसाब से सारी चीज मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में है और वो डिसेबल मतलब अपंग हो जाता है, तो ये नहीं कि उसे अब इस काम लायक नहीं हो, उसका ऐसे ही तो प्रोन्नति भी होगी, और प्रोन्नति होने के बाद फिर क्या होगा, उसका प्रमोशन भी होगा। सबसे खास बात एक जो है, इनमें वेद करने का अधिकार ऐसा नहीं है सरकारी से, और ये जो होगा ये धारा 20 के अंतर्गत होगा। इसमें एक धारा 20 बनाई है, धारा 20 के अंतर्गत कोई नहीं रोक सकता। अगला यदि हम देखते हैं, विभेद करने पर शिकायत से शिकायत कर सरापर जांच करेगा, धारा 23। यदि कोई विवाद करेगा, विभेद करने पर, विभेद मतलब यदि कोई भेदभाव करेगा, विभेद करने पर धारा 23 में शिकायत अधिकारी निवारण करेगा। क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, निवारण करेगा। मानकर चलो यदि कोई भी व्यक्ति है और यदि उसके साथ विभेद किया जा रहा है,
तो धारा 23 के अंतर्गत उनका जो शिकायत अधिकारी होगा जिले पे, वो उनकी पैरवी करेगा और उनके से न्याय दिलाया जाएगा, रैंक मिलेगा। दूसरी बात है, शिकायत अधिकारी से जिला स्तर पर नहीं हो सकती और शिकायत परिशोध अधिकारी नियुक्त करेगा। अब इनका शिकायत अधिकारी जो है ये होता कौन है, इसमें धारा 9 कहती है, धारा 9 जो चीज धारा 9 के अंतर्गत, धारा 9 के अंतर्गत, धारा 9 के अंतर्गत राज्य सरकार एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करती है। कौन करती है? शिकायत अधिकारी नियुक्त करती है। शिकायत अधिकारी नियुक्त करेगी, शिकायत अधिकारी नियुक्त करेगी। ऐसा नहीं कि किसी भी जो शिकायत अधिकारी की शिकायत सुनेगा वो धारा 9 के अंतर्गत इनकी शिकायत करेगा। धारा 9 में धारा 19 23 हो गई, 20 19 धारा 19 ठीक है। समझ, शिकायत अधिकारी दिनांक होने पर धारा 19 के अंतर्गत एक चीज और है इसमें जो विशेष है, इनके लिए विशेष उपबंध भी है जो धारा 6 कहती है। धारा 6 में इसके लिए विशेष उपबंध बनाए गए। धारा 6 दिव्यांगजन को विशेष उपबंध है। धारा 6 के अनुसार, धारा 6 में दिव्यांगजन को विशेष उपबंध, दूसरी बात मैं मूल्यवान बताना चाहूंगा, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, 2017 से इसे लागू किया गया था। अलग अलग धारा में, धारा 2 में इसे परिभाषित किया गया है। दोनों दो आर एस में दो को दो जगह बांटा है, और एस में आर में इसे परिभाषित और एस में इसके प्रभावों का मूल्यांकन किया गया है। अलग अलग धाराओं में इसके बारे में बताया गया है। इनका शोषण यदि कोई व्यक्ति करता है तो शिकायत अधिकारी उसकी जांच करेगा। यदि इन्हें कोई परेशान करता है तो वहां का आईएएस पीसीएस जो फ्रंट पे होते हैं एग्जीक्यूट करेंगे, और जो इनकी शिकायत अधिकारी होता है महानगर मजिस्ट्रेट या जेल सेकंड के लिए इसके लिख के भेज देंगे और उस पर कार्रवाई होगी। यदि ये नौकरी में है, नौकरी के रहते रहते यदि कोई व्यक्ति डिसेबल हो जाता है तो उसके प्रमोशन और रैंक को कोई नहीं रोकेगा। दूसरी बात, यदि इनका शोषण करेगा तो शोषण के विरुद्ध ये अपने शिकायत अधिकारी की कार्रवाई होगी। इनको विशेष सम्मान मिलेगा जो आम व्यक्ति को सम्मान मिलता है। राज्य सरकार ने इन बेचारे सभी लोगों के लिए जो अपंग हैं, दृष्टिहीन हैं, दिव्यांग हैं, किसी भी तरह से डिसेबल हो सकता है कोई व्यक्ति, उनकी सारी चीजों को अहम हवाला देते हुए इस अधिनियम का निवारण किया। और ये बहुत अच्छा अधिनियम है और सरकार ने बहुत ठीक किया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परीक्षा में इसे इन्वॉल्व किया। शुरू में लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम जज हैं तो हमें सारी चीजों को पता होना चाहिए। नाम के सामने जज भी तो लगा रहा है, यदि नाम के सामने जज लगा रहा है तो जज से तो जज ही करना है। यदि व्यक्ति अपनी गरिमा को समझे तो वाकई जज है। जज तो वो कहीं भी हो सकता है। समाज में भी जज होते हैं जो सामाजिक रूप से फैसले करते हैं, उन्हें भी जज का रूप भी माना जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार यदि 5 व्यक्ति होते हैं ना, पंच व्यक्ति, वो देव भगवान मतलब जज के समान माने जाते हैं, जिसे समाज द्वारा फैसला कहते हैं। एक करती है प्रकृति फैसला। प्रकृति कौन सा फैसला? भगवान ने जैसा किया वैसा उसे दे दिया, ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में कि उसे प्रकृति फैसला करती है उसका। कुछ होता है फिर समाज द्वारा फैसला, क्योंकि प्रकृति ने हमें बनाया है। किसे बनाया है? समाज को बनाया। समाज में कौन लोग रहते हैं? 5 समझदार व्यक्ति ने समाज में निपटा दिया। एक होता है फिर न्यायालय। न्यायालय उसके बाद जब कोई किसी की नहीं सुनता तो एफआईआर दर्ज हो जाती है और केस चलते हैं, वहां जाने के बाद फिर न्यायालय करेगा। तो समाज तो इनका फैसला करेगा नहीं, किसी सामाजिक व्यक्ति को इतना टाइम नहीं है, ना कोई किसी की सुनता, तो उनके लिए फिर एक कानून बनाया गया कि दिव्यांग है, इनके लिए ऐसा विशेष कानून बनाइए ताकि ये बेचारा उसका विशेष लाभ उठाकर अपने जीवन यापन कर सके, इनके मौलिक अधिकार को कोई प्रभावित ना कर सके, इन्हें सम्मान मिले, विशेष सम्मान मिले, हर अधिकार का ये उपभोग कर सके। प्रमोशन जाए तो प्रमोशन में भी किसी भी तरह से अपने जीवन यापन कर सके। यदि संरक्षक चाहते हैं तो न्यायालय के अधिकार पर अपने माता पिता से अलग होकर किसी आश्रम में जा सकते हैं, परंतु उस आश्रम में जाएंगे जो सरकार द्वारा प्रतिबद्ध हो, ऐसे नहीं किसी में भी भेज दिया। ये सारी चीजें सुनाई। तो आज के लिए इतना ही काफी। आपको बहुत विस्तार से मैंने बताया है और 100% आपकी समझ में आ गया होगा, और मैं और भी बहुत धीरे धीरे इस सारी चीजों को आपको क्लियर कर दूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएंगे। अभी जितने दिन बचे हैं, आप ऐसा है कि 1-1.5 दिन में आप एक का रिवीजन कर सकते हो। परेशान ना हो, पढ़ें, आराम से पढ़ें।